हेलो, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है? माई सेल्फ डॉक्टर वीके सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो हमारी जो सीरीज है गैस लॉ की, जिसको स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं, क्लास 11, 12, जेईई, नीट हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसमें आफ्टर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो पिछली क्लास में हमने किया था, इस क्लास के अंदर एक्सप्लोर करेंगे हम लोग ग्राम्स लॉ of effusion and diffusion. Effusion and diffusion. ग्राम्स लॉ बेसिकली इफ्यूजन के लिए बनाया गया था, फिर डिफ्यूजन के ऊपर भी अप्लाई किया, लगभग बिल्कुल सही आंसर आए उसके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो मीनिंग क्या है बेटा डिफ्यूजन का और इफ्यूजन का। डिफ्यूजन और इफ्यूजन की स्टार्टिंग बात शुरू करते हैं। इसके अंदर पूरे कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पूरा कंसेप्ट इसका आज तैयार करने वाले हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है कि सपोज करते हैं एक रूम है बेटा और आपने एक परफ्यूम यहां पर इस एरिया में स्प्रेड आउट किया, तो विद द पासेज ऑफ टाइम ये पूरे के पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा इक्वली, हर तरफ ये इक्वली फैल जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को सिंपल भाषा में अगर हमें लिखना भी है तो हम लोग लिख सकते हैं द स्प्रेडिंग ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं इफ्यूजन की, वैसे डिफ्यूजन के बहुत सारे दूसरी डेफिनेशन है कि एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैसियस मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना। बेसिकली स्प्रेडिंग ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल है, वो किसी भी मोड पर हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं इफ्यूजन की, तो इफ्यूजन में एक छोटा सा फर्क आ जाएगा। सपोज करते हैं ये कंटेनर है, इस कंटेनर के बीच में एक दीवार लगी हुई है। इस दीवार के बीच में आपने क्या किया, एक छोटा सा ऑरिफिल बनाया, पिन होल तैयार किया। यहां पर एक छोटा सा आपने पिन होल बना दिया, इसको हम ऑरिफिल भी बोलते हैं, ऑरिफिस, छोटा सा पिन होल। तो यहां वाली गैस इस पिन होल के अंदर से होते हुए दूसरे एरिया में जा रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इफ्यूजन। वैसे जूल थॉमसन ने इफ्यूजन को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिसमें लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर की बातें, बहुत सारी दूसरी बातें भी इफ्यूजन के अंदर होंगी। यानी डिफ्यूजन इफ्यूजन एक ही जैसा है। यहां पर क्या हो रहा है कि गैसियस मॉलिक्यूल एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, ठीक, थ्रू अ पिन होल, तो उसको इफ्यूजन बोल रहे हैं। और गैसियस मॉलिक्यूल नॉर्मली स्प्रेड आउट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोल रहे हैं। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन का जो जनरल मीनिंग है वो तो ठीक है, वो तो एकदम छोटी सी बात है, पहले भी आपने कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन होता क्या है, तो वो तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं ग्राम्स लॉ की। ग्राम्स लॉ ने अपनी जो बात की थी बेटा, वो बेसिकली ग्राम्स लॉ ने क्या बोला था, चलो उसकी स्टेटमेंट से बात शुरू करते हैं। तो ग्राम्स लॉ ने कहा था अंडर अ गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर, इन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर को लगभग कांस्टेंट रखा था। अंडर अ गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन फॉर अ गैस या गैसियस मिक्सचर भी आप ले सकते हैं, फॉर अ गैस इज inversely proportional to the square root of their density. ये स्टेटमेंट था जो कि ग्राम्स लॉ ने अपने कंसेप्ट के ऊपर बनाया था। इनका कहना यह था बेसिकली जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ गैस के इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट। यही बात इन्होंने बोली, अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन
फॉर अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। अगर इसका बेटा रेशो हम लोग बनाना चाहें, रेशो तो आपने हम अभी तक बहुत सारी बार बना ही चुके हैं, बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में, एमेंटॉन्स लॉ, गैलुसॉक लॉ, बहुत जगह आपने बनाए हैं। तो इसका अगर रेशो बनाए तो हम क्या बना सकते हैं, R1 अपॉन R2 फॉर टू डिफरेंट गैसेस इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इनवर्स रिलेशन है तो ये 2 है तो ऊपर चला जाएगा डेंसिटी, D2 अपॉन D1। तो एक रिलेशन यहां पर ये तैयार हो जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रेशो। ठीक, तो ये है एक बिल्कुल बेसिक सा मीनिंग जहां पर हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन को मैथमेटिकली समझ पा रहे हैं कि ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन और इफ्यूजन एक्चुअली या मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है यहां पर डेंसिटी के अलावा, यहां पर जो मैंने डी यूज किया, यानी यहां पर जो मैंने R1 अपॉन डी यहां पर लिखा, ये डी है बेटा डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस। आपको पता होगा एक फॉर्मूला था, छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं, 11th में भी है वैसे वो, कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। पढ़ा है नहीं फॉर्मूला? तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2। तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूं R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मैं वेपर डेंसिटी को रिप्लेस करता हूं उसके मॉलिक्यूलर मास से किसी भी गैस के लिए। तो सिमिलरली यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। ठीक, तो एक जनरलाइज आपके सामने एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के अलावा मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आपको बताना चाहूंगा यहां पर, इसको नोट करके आप लिखें, ये वाला पॉइंट को आप नोट करके लिखें कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा PA अपॉन अंडर रूट TM। इसको मैं यूज करूंगा, आप अच्छे से इसको ध्यान रखिए। प्रेशर है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA अपॉन टाइम है, मॉलिक्यूलर मास है, प्रेशर है, एरिया है, ये सारी चीजें यहां पर यूज होने वाली हैं। लेकिन हाँ, ये ग्राम्स ने इसको कैसे इस्तेमाल किया था, ये हम लोगों का अपना एक छोटा सा ट्रिक जैसा सोच के चलेंगे कि इसको कहीं पर, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, इनवर्स रिलेशन रखेगा, मॉलिक्यूलर मास अंडर रूट के अंदर है, इनवर्स रिलेशन रखेगा टाइम के। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये तो थी एक जनरल सी बातें जो कि ग्राम्स ने हम लोगों को डेफिनेशन में मैथमेटिकल फॉर्म के थ्रू बता दी थी। अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को अलग अलग टर्म्स में समझना चाहें, यानी किस किस एरिया में रेट ऑफ डिफ्यूजन ग्राम्स ने हम लोग को बताया, तो बेटा 3 डिफरेंट एरिया हैं जिसमें हम R की वैल्यू को समझ सकते हैं। अब ये 3 कौन कौन से एरिया हैं, यही आपके सबसे ज्यादा काम की चीज होने वाली है। एक है बेटा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस या रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। एक है बेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, और एक है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस, इसका मतलब है बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, DIFF लिख दे रहा हूं, और या फिर डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब है R इज इक्वल टू वॉल्यूम मतलब V और डिवाइड बाई T यानी टाइम टेकन, यानी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है किसी गैस को लेकर, कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज हो रहा है, कितना टाइम टेकन उसको चाहिए, तो V अपॉन T। इसका रेशियो आप बनाना चाहें तो बड़ा इजीली बना ही सकते हैं, लाइक R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2। बिल्कुल डायरेक्ट रेशियो है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इन टर्म्स ऑफ मोल का मतलब है बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, ये इसका मीनिंग है। मींस R इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मतलब N डिवाइड बाई
टाइम टेकन। रेशो अगर आपको यूज करना है टू डिफरेंट गैसेस के लिए तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन T1 N2 अपॉन T2। वैसे रेशो में क्यों लिख रहा हूं बार बार, क्योंकि यहां पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो रेशो से कनेक्टेड, या दो गैसेस ले लिया उसके मिक्सचर को ले लिया, वहां से कनेक्शन बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए मैं रेशो को ज्यादातर लिखते रहता हूं। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब है बेटा कि इसका मतलब है कि कितनी दूर तक आपके गैसियस मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर या इफ्यूज होकर ट्रेवल करके गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं R इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टाइम टेकन। अगर रेशियो बनाना है तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू DIS1 लिख दे रहा हूं बेटा अपॉन T1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 सेकेंड गैस के लिए अपॉन T2। तो एक तो ये फॉर्मूला यहां पर काम आने वाला है, एक ये फॉर्मूला यहां पर काम आने वाला है, और एक ये फॉर्मूला भी यहां पर काम आने वाला है। तो यहां पर जो 3 डिफरेंट वेज हैं जिस टर्म में हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन को समझ सकते हैं ग्राम्स लॉ के साथ, ये सारी बातें क्लियर हुई। एक पॉइंट और यहां पर बनता है, वो पॉइंट ये है बेटा कि अगर प्रेशर चेंज हो जाए, अगर गैस का प्रेशर चेंज हो जाए, अगर गैस का प्रेशर चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर परफ्यूम स्प्रे किया, पीछे से एक टेबल फैन लगा दिया, प्रेशर गया तो गैस बहुत ज्यादा तेजी के साथ दूर तक ट्रेवल कर पाएगी। इफ प्रेशर, अगर प्रेशर चेंज हो गया, अगर प्रेशर चेंज हो गया, जो अभी अभी हमने लिखा भी था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA अपॉन अंडर रूट TM, आप इसको याद रखिए। तो इसका रिलेशन बनता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन अंडर रूट D, या फिर मैं बोल सकता हूं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन अंडर रूट M, एज द केस में बी। अगर रेशियो तैयार करना है तो लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट D2 अपॉन D1। दूसरी साइड में हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। अगर डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी को रखिए, मॉलिक्यूलर मास को यूज करना पड़ रहा है तो अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूलर मास को यूज करिए। तो हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूले हमारे सामने आ चुके हैं जो कि डाल्टन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इनफ है, सफिशिएंट है। पहले ऐसा करते हैं, इसकी एप्लीकेशन को समझ ले रहे हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? तो ग्राम्स लॉ की एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें से एक दो क्वेश्चन काफी ट्रिकी क्वेश्चन भी होगा, काफी बढ़िया माना जाता है। देखिए एक एप्लीकेशन तो ये है ग्राम्स की कि आप लोग मॉलिक्यूलर मास किसी गैस का जो कि आपके लिए अननोन है, आप नहीं जानते, उस गैस का मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कई जगह पर जैसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड वगैरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने में भी इस लॉ को यूज किया गया है। तीसरी बात, कहीं पर अगर परसेंटेज कंपोजिशन की बात अगर हम करें तो किसी गैसियस मिक्सचर में परसेंटेज कंपोजिशन किस हिसाब से डिफ्यूज हो रहा है उसके बारे में आप बता पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सा मॉल है और वहां पर कोई गेस्ट आने वाले हैं और हमें एक फ्रेग्रेंस सिस्टम डेवलप करना है, तो आपको पता होना चाहिए जो फ्रेग्रेंस आप स्प्रेड करने वाले हैं कितने टाइम में वो पूरी तरीके से डिफ्यूज हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म स्मेल क्रिएट कर देगा, एक यूनिफॉर्म बढ़िया सी स्मेल क्रिएट कर देगा। यानी आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैनेज कर सकते हैं विद टाइम, क्योंकि वो तो आप पहले से निकाल पाएंगे ना कि इतनी डेंसिटी है इस सब्सटेंस की, तो कितनी देर पहले अगर मैं स्प्रेड करूं सर्टेन एरिया में तो पूरे एरिया में ये स्प्रेड आउट हो सके। और क्या एप्लीकेशन है? इसके अलावा आप आइसोटॉप्स के सेपरेशन में, आइसोटॉप्स के जो गैसियस आइसोटॉप्स हैं उनके सेपरेशन में भी इस लॉजिक का इस्तेमाल कर पाएंगे। वो कैसे?
उसका लॉजिक खैर अलग सा है। जैसे हम लोगों ने इस तरीके से चैम्बर्स बनाए, बहुत सारे चैम्बर का कनेक्शन देते चले गए, चैम्बर का कनेक्शन देते चले गए, ऐसे बहुत सारे दे सकते हो। अगर सपोज करिए यहां पर आइसोटॉप x और y हम लोगों ने दो सिमिलर एलिमेंट, आइसोटॉप तो पता है, सिमिलर एलिमेंट जैसे O816, O817, अब इन दोनों को अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनके दोनों के बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग होंगे, क्योंकि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इनके क्या होने वाले हैं, डिफरेंट होने वाले हैं। तो यहां से जो डिफ्यूजन होकर जाएगा, जो कंपैरेटिवली हल्का होगा डेंसिटी में, वो ज्यादा डिफ्यूज होकर जाएगा। इस चैम्बर में O16 ज्यादा पहुंचेगा, 17 कम, और आगे डिफ्यूजन होगा या इफ्यूजन हम इसको बोल सकते हैं, इफ्यूजन होगा, यहां O16 और ज्यादा होगा, यहां और ज्यादा, ऐसे करते करते पीरियोडिकली हम डिफरेंट आइसोटॉप्स को सेपरेट भी कर पाएंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशन है ग्राम्स लॉ के, इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लें, पॉज कर ही सकते हैं आप वीडियो को, तो आप इनको नोट करिए। ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको एप्लीकेशन के बताए। अब क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में सबसे पहले बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है बेटा, सपोज करते हैं हमारे पास ये एक ग्लास ट्यूब या एक ट्यूब है, इस ट्यूब में दो एंट्री पॉइंट हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, एक ये एंट्री पॉइंट है और एक ये एंट्री पॉइंट है। यहां से आपने से HCl गैस की एंट्री कराई और यहां से अमोनिया गैस की एंट्री कराई, ठीक, और ये 10 मीटर की लंबी सी ट्यूब है, 10 मीटर, 100 मीटर, 1 मीटर, जो भी आप वैल्यू रखना चाहें, ठीक। अब क्या होगा, आपको एक कंसेप्ट तो याद ही होगा कि HCl when react with ammonia gas it gives dense white fume of NH4Cl, NH4Cl के dense white fume बनेंगे, ये तो आपको पता है। अब पहले तो मैं ये देखना चाह रहा हूं बेटा कि डेंस व्हाइट फ्यूम इस ट्यूब में एग्जैक्टली कहां पर बनेंगे। सबसे पहले धीरे धीरे बनने शुरू होंगे तो फिर तो सारी गैसेस आपस में डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगी। कहने का मतलब ये कि HCl यहां से ट्रेवल करना शुरू करेगा, इधर की तरफ जाएगा, अमोनिया यहां से ट्रेवल करते हुए इधर की तरफ आएगा। तो एग्जैक्टली अमोनिया से या HCl से कितना दूर जाकर कहां पर NH4Cl सबसे पहले बनेगा, कहां पर वो NH4Cl की डेंस व्हाइट फ्यूम वाली दीवार बनने वाली है, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं कैसे करूंगा, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास देखूं HCl का, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, तो दिस बिकम 36.5। मॉलिक्यूलर मास अमोनिया मतलब 14 + 3 17। यहां से तो क्लियर हो गया कि NH3 गैस इज लाइटर देन HCl गैस। भैया मॉलिक्यूलर मास से तो क्लियर हो गया ना कि जो अमोनिया गैस है वो लाइटर है, वो हल्की है, वो कम डेंसिटी वाली है HCl से। जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। जिसकी डेंसिटी, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, R क्या लिखा है हम लोगों ने, R प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर रूट में, यही तो लिखा है ना, ग्राम्स ने यही बताया। जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। मतलब कहने का ये क्लियर हो गया कि अमोनिया जब यहां से ट्रेवल करेगी, HCl यहां से ट्रेवल करेगी, अमोनिया कंपैरेटिवली ज्यादा ट्रेवल कर जाएगी, ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर जाएगी, तब तक HCl उतना ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अमोनिया की ट्रेवलिंग स्पीड डिफ्यूजन की स्पीड, इफ्यूजन की स्पीड ज्यादा होती है HCl से। तो ये बात तो क्लियर होगी कि अगर ये 0.5 मीटर पे है तो कहीं यहां पर इधर इधर कहीं डेंस व्हाइट फ्यूम बनने वाले हैं। इतना तो कंसेप्ट हमें समझ में आना ही चाहिए, यानी कहीं यहां पर डेंस व्हाइट फ्यूम NH4Cl के बनने चाहिए, यहां कहीं NH4Cl बनना चाहिए। चलो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को अगर मैं x बोल रहा हूं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को बोलूंगा 10 - x मीटर, ये x मीटर, क्योंकि टोटल तो 10 मीटर है। अब कहां पर ये बन रही है जरा देखते हैं। हम लोग को पता है बेटा R1/R2, टाइम तो सेम है, हमने अभी अभी किया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू √m2/m1। ये फॉर्मूला तो क्लियर ही है, अभी हमने देखा। तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर मैं 1 बोल दूं, HCl को बोल रहा हूं पहली गैस,
और अमोनिया को बोल दे रहा हूं गैस नंबर 2। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पहली गैस ने कितना किया बेटा, x किया। टाइम दोनों ने बराबर लिया, इसने यहां से यहां तक पहुंचने में, तो टाइम से टाइम तो हो गया कैंसिल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेकंड गैस ने कितना लिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 - x। मॉलिक्यूलर मास सेकंड वाली गैस का यानी अमोनिया का यानी 17 और मॉलिक्यूलर मास HCl का 36.5। तो दिस यू कैन कैलकुलेट, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x, यानी इस पॉइंट से कितनी दूर जाकर HCl की एंट्री से कितना दूर जाकर आपको डेंस व्हाइट फ्यूम NH4Cl के मिलेंगे। तो x की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि आंसर क्या हो रहा है इन कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपका आंसर यहां पर क्या आया। मैं वहीं पर ही आपको बता दूंगा योर आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो ये थी आपकी कंसेप्चुअल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, वहां कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, एक बढ़िया क्वेश्चन इसके अंदर माना जाता है। एक और मैं क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करके बताता हूं जहां पर कुछ और चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमारे पास है बेटा 32 ml हम लोगों ने ली हीलियम, 32 ml हीलियम गैस diffused in 60 seconds. How much volume of methane CH4 gas will diffuse, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, diffuse in 90 seconds। ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से पॉज करके ट्राई करिए। स्टार्ट कर दें, चलिए देखिए इसका आंसर। देखिए ये दे दिया वॉल्यूम हीलियम गैस का, टाइम हीलियम गैस के लिए, टाइम मीथेन के लिए, और वॉल्यूम पूछ रहे हैं कितना वो डिफ्यूज होने में लगाया। तो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा R1/R2 इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन, वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू अंडर रूट m2/m1। लॉजिक वही है, वही घुमा घुमा कर लगाते रहिए। अच्छा, टाइम यहां पर चेंज हो गया, वॉल्यूम यहां पर चेंज हो गया, तो दोनों चीजों को लेना पड़ेगा। V1 में मान ले रहा हूं बेटा हीलियम के लिए, और 2 मान ले रहा हूं गैस नंबर मीथेन को। तो वॉल्यूम 1 है बेटा 32, टाइम कितना लगा इसको 60, वॉल्यूम 2 मुझे निकालना है, टाइम कितना बोल रहे हैं 90 सेकेंड में। मॉलिक्यूलर मास नंबर 2 यानी मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 12 + 4 यानी 16, हीलियम का एटॉमिक मास 4। सो आई होप फिजूल टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। सो वॉल्यूम ऑफ CH4 यानी V2 आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही क्लियरली, आराम से हो जाएगा, कहीं कोई मुश्किल तो है नहीं। इसको आप करेंगे और मुझे बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। आप लगातार पढ़ते रहिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसके अंदर काइनेटिक गैस थियरी, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, उसको पूरा एलिब्रेट करने वाले हैं। तो आप लगातार पढ़ते रहिए। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।